हाँ जी बच्चों। बेटे लास्ट क्लास में हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की और प्रैक्टिस करवाई थी और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपने बनाए होंगे तो जरूर आपसे बने होंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। तो आज की क्लास में बेटे मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की रिवीजन करवाऊंगा। तो आज मैं कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस देखूंगा क्वेश्चन से और फिर आप और हम डिस्कस करेंगे उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बताइए, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? हाँ, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया है वो कह रहे हैं सर हम तैयार हैं, और बाकी कह रहे हैं सर आप लिखते जाना, हम कॉपी करते जाएंगे। वो माउंटेन ड्यू की एड देखते हो कि डर के आगे जीत है। बेटे अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको पहला रूल अडॉप्ट करना है कि डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम्स के लिए मैं बैठा हूं और प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे मुझे हेल्प करेंगे कि उन ट्रांजैक्शंस का क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। चलिए, बच्चे कहते हैं ठीक है सर शुरू कीजिए। तो सभी बच्चे पहले मेरे साथ चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक कंसेप्ट आपके साथ लिया था कि एक टर्म होती है इनकम, ठीक है। इनकम से जुड़ी हुई आपको तीन बातें बतानी है। पहला तो होता है सिंपल केस, जब क्वेश्चन कहता है इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड बहुत ही सिंपल केस हो गया। तो इनकम रिसीव्ड का एग्जांपल हो गया जैसे कि अगर क्वेश्चन कहता है रेंट रिसीव्ड, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, या क्वेश्चन कहता है कमीशन रिसीव्ड, हाँ, तो क्या करना है? बच्चे कह रहे सर हमसे पूछ रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो इतनी आसान है, ये तो मैं बताऊंगा क्या करना है। कितना आसान है, इनकम और रिसीव्ड मतलब कैश प्राप्त कर लिया। तो सर इसका तो इफेक्ट बड़ा ही सिंपल होगा, एसेट्स में जाके कैश में जोड़ देंगे, और चाहे रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे कमीशन हो, कुछ भी हो। सेकंड इफेक्ट होगा कि इनकम का मतलब है कैपिटल, कैपिटल में जाके इनकम को प्लस कर देंगे। तो बताइए कितना आसान है ये। इंटरेस्ट रिसीट तो इसीलिए आपसे नहीं पूछना था, तो सर फिर हमसे क्या पूछना था? आपसे मैंने पूछना है कि कई बार टर्म लिखी होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब बताइए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जल्दी से बताइए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चे कह रहे हैं सर आप हमारी मदद करो। मैंने कहा बच्चे कि जब यहां पर रिसीव्ड वर्ड आ गया तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि भाई कैश तो आपको मिला ही है, तो एक बार तो एसेट में कैश जुड़ेगा। और दूसरा आप समझ लो कि इनकम अगर एडवांस में प्राप्त कर ली जाए तो भाई वो बन जाती है लाइबिलिटी। हाँ, इनकम का तो कैपिटल में ऐड होती है, लेकिन अगर इनकम आपको पहले ही मिल जाए तो वो बन जाएगी मेरी लाइबिलिटी।
तो जानते हो लाइबिलिटी में आपको एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी जिसका नाम हो जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो एक टर्म होती है, तो या तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होगा, या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस होगा, या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस होगा। तो आप एक कॉलम बना देना, सेपरेट कॉलम, जो भी मिला होगा उसका एक अलग से कॉलम बना देना। और रूल बड़ा ही सिंपल है, अगर किसी व्यक्ति ने काम करने से पहले ही पैसे ले लिए तो सरकार कहती है कि अब आप लायबल हो गए हो, कर्जदार हो गए हो उस आदमी के, या तो उसका पैसा वापस करना या उसका काम करके देना, ये लायबिलिटी हो गई। समझ में आया? अच्छा, एक तीसरी टर्म होती है, उसे बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड को कभी कभी हम लोग इनकम आउटस्टैंडिंग या इनकम ड्यू या इनकम रिसीवेबल भी बुलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये तो हो गया कि काम करने से पहले मिल गई, इसका मतलब हो गया काम करने के बाद भी नहीं मिली। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है इसकी। मैंने काम कर दिया लेकिन मुझे उसका पैसा भी नहीं मिला, तो भाई इसका पैसा भविष्य में मिलना है। अब जो चीज मिलनी है वो मेरी एसेट बन जाती है, तो आपको कठिनाई यहां आ सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि पहले तो आप एसेट में एक कॉलम बनाओगे, इनकम आउटस्टैंडिंग का एसेट में कॉलम बनाओगे। अगर इनकम मिल जाती तो कैश बढ़ जाता, अब इनकम नहीं मिली तो इनकम मिलनी है ये लिख दूंगा एसेट में, क्योंकि एसेट की परिभाषा ही वो होती है कि जो पैसा हमें मिलना है कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो मेरा एसेट है, तो ये मेरा एसेट है। और दूसरा, इसे कैपिटल में जोड़ देना है, क्योंकि ये मेरी इनकम है तो ये कैपिटल में जुड़ जाएगा। अब आपने ये तीनों चीजें कितनी सीखी हैं, ये अब इसके ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन ढूंढने दीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं एक ट्रांजैक्शन नंबर 1। सपोज मैं आपसे कहता हूं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 1000। अब बताओ इसका क्या करेंगे? ऊपर से देखना मत, समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है प्राप्त हुआ है। सर अगर प्राप्त हुआ है तो भाई एसेट के अंदर कैश में जाके जोड़ दो 1000 रुपीज। और क्योंकि एडवांस में अगर आपको कोई चीज मिल जाती है तो वो आप बन जाएंगे लाइबल। तो ये इसके लिए आप एक हेडिंग बनाएंगे लाइबिलिटी के अंदर जाके, और उस हेडिंग का नाम होगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000। अच्छा सर ये बताइए, अगर मैं कहता हूं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, किताब में जाने की जरूरत नहीं है, वहां तो तुम आंसर पढ़ लोगे। इंटरेस्ट मिला नहीं है, इसका मतलब इनकम मिलनी बाकी है, इनकम का प्राप्त होना बाकी है। तो यानी कि कमाई तो हुई है लेकिन पैसा नहीं मिला। तो भाई एसेट में जाके एक कॉलम बनेगा इंटरेस्ट ड्यू, जहां जाके 500 रुपए जोड़ देंगे।
और कैपिटल के अंदर जाकर के हम 500 रुपए जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, और पूछिए सर। अच्छा, मैं और पूछ लेता हूं। मैं पूछता हूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बताइए जी। अगर मैं आपसे कहूं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो बच्चे कह रहे हैं एक बार कैश में जोड़ देंगे और एक बार लाइबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जोड़ देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं एक्रूड इंटरेस्ट, अब बच्चे चक्कर खा रहे हैं, कह रहे सर ये क्या है। दरअसल एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी ये भी आउटस्टैंडिंग या ड्यू का ही एक नाम होता है। इसका मतलब इनकम कमा चुके हैं परंतु अभी मिली नहीं है, मिलेगी, और जो चीज मिलेगी वो एसेट बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एसेट और ये है आपकी इनकम, तो इसे कैपिटल में जोड़ देना और इसको एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट दिखा देना। हाँ, ये जब हम आपको अगले चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे ना, जर्नल एंट्री, वहां पर भी रटवाएंगे। हर चैप्टर में मैं आपको ये याद दिलाऊंगा और सबसे पहले कहूंगा कि जब भी टीचर टेस्ट लेगी ना, वो इन्हीं ट्रांजैक्शंस के ऊपर सबसे पहले दौड़ेगी। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे टीचर से हमेशा कहा करेंगे, मैडम हमें अच्छे से पता है आप क्या पूछने वाले हो। चलिए, ये तीनों बातें मैंने इनकम से जुड़ी हुई की थी, अब यही तीनों बातें खर्चे से जुड़ी हुई करेंगे। आइए, सभी बच्चे लिखेंगे, एक होता है एक्सपेंस, खर्चा। एक्सपेंस का नाम होता है जैसे कि वेजिस हो गया, सैलरीज हो गया और रेंट हो गया, ये हमारे खर्चे हैं। सर कह रहे तो इनकम में भी रेंट था। अगर मैंने मकान किसी को किराए पे दिया है तो रेंट मिलता है, और अगर मैंने किसी का मकान किराए पे लिया होगा तो मैं रेंट दूंगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंस की। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब वो पैसा जो मेरा खर्च हो गया और जिससे अब भविष्य में कुछ मिलेगा नहीं, उसे हम खर्चा बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक तो होता है एक्सपेंस पेड। एक्सपेंस पेड, इसका मतलब हुआ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा वेजिस पेड, सैलरीज पेड, इस तरीके से। और पेड का मतलब होता है पैसा देना, और पैसा देना मतलब कैश खत्म हो गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव एसेट में कैश कम हो जाएगा। और क्योंकि ये मेरा खर्चा है तो इससे मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। यानी जो खर्चे होते हैं ना, वो कैपिटल में से घटा दिए जाते हैं। और ये तो हो गई सिंपल, यानी कि टीचर से इसकी उम्मीद तो हम कम ही रखेंगे ना, कि टीचर हमसे ये पूछेगी। टीचर तो हमसे पूछेगी कि भाई आप मुझे बताइए एक्सपेंसेस
पेड इन एडवांस। इसका मतलब खर्चा हमने पहले ही दे दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जानते हो, अगर मैं खर्चे को पहले से ही पे कर दूं तो ये मेरा एसेट बन जाएगा। अब जैसे कि मान लो मेरा मकान मालिक आया और उसने मुझे कहा कि अगले महीने का किराया भी दे दो, तो मैंने उसे अगले महीने का किराया पे कर दिया। इस महीने का किराया तो पे करना ही था, वो मैंने पे कर दिया, और अगले महीने का किराया भी मैंने अपने मकान मालिक को पे कर दिया। तो अब मेरे पास एक अधिकार आ गया कि या तो मैं उससे पैसा वापस ले लूंगा या मैं उसकी जगह को इस्तेमाल करूंगा। तो हमारे जो अधिकार बन जाते हैं वो हमारे एसेट कहलाते हैं। समझ में आया ना? अगर एडवांस दिया है किसी को तो आपका एसेट है, किसी और ने आपको एडवांस दिया है तो आपकी लायबिलिटी है। यही तो आपको समझाना है। आपने एडवांस किसी को दिया है तो आपका अपर एंड एसेट है, आपने किसी से एडवांस लिया है तो आप कर्जदार हो गए, उसके पैसा वापस करोगे तो आपकी लायबिलिटी है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एसेट में एक बार तो पेड की वजह से कैश कम हो जाएगा, और दूसरा एसेट में ही मैं इसे प्लस कर दूंगा एक हेडिंग बना के, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है। और तीसरा आ जाता है, ये तो था मैंने खर्चा किया और पैसे दे दिए, ये था खर्चे के पैसे पहले दे दिए, अब होगा खर्चा कर दिया और पैसे दिए ही नहीं। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कहो, ड्यू कहो, पेबल कहो, एक ही बात है। एक्सपेंस कर दिया और उसकी पेमेंट अभी तक नहीं दी तो यह आप बन गए लायबिलिटी। तो भाई एक तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा एक्सपेंस, और दूसरा क्योंकि पैसे आपने दिए नहीं है तो आपकी बन गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में एक सेपरेट कॉलम बन जाएगा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के नाम से। ठीक है, यानी कि ये दो ट्रांजैक्शन है और ये दो ट्रांजैक्शन है जो बच्चे को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, इसीलिए टीचर को पूछने में मजा आता है। तो आपसे टीचर ये चार ट्रांजैक्शन ज्यादा पूछेगी क्योंकि इन चारों में ही बच्चा गलती करता है। अच्छा सर, इसका एक आधा उदाहरण बताइए। मैंने कहा लिखिए, इसका उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 1500 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम ना हमारा खर्चा होता है, हम जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम उसका प्रीमियम पे करते हैं। आपने अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवानी है, सुरक्षा बीमा लेनी है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में ही दे दिया। याद रखना, पेड इन एडवांस होता है एसेट, तो आपका एसेट बढ़ गया 1500 रुपए से, और क्योंकि इसमें पेड शब्द है तो कैश खत्म हो गया। तो यानी इसका प्रभाव क्या पड़ा? एक तो कैश 1500 रुपए से कम हो गया, और दूसरा इंश्योरेंस प्रीपेड 1500 रुपए जुड़ जाएगा, और ये दोनों ही दोनों एसेट्स के पार्ट बनेंगे।
चलिए जी, अब ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी कठिन थी, है ना। तो अब थोड़ा सा आपके साथ पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे कह रहे हैं अच्छा सर ट्रांजैक्शन ही रिवाइज करवा दूं, कुछ कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं हाँ। चलिए मैं ट्रांजैक्शन ही रिवाइज कराता हूं। हाँ, सभी ऐसे कठिन नहीं होंगे, घबराने की बात नहीं है। पहले कठिन वाली आपको बता दी, बाकी वाली तो आसान ही आसान है। अच्छा, अगली ट्रांजैक्शन लिखें। सपोज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ₹10,000। अब बेटे एक बात समझ लो कि पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग, और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि ड्राइंग होता है जब कैपिटल लगाते हो उसको कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बोलते हैं, जब पैसा व्यापार से निकालता है मालिक ऑनर तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो उसने कैश निकाला, तो बिजनेस में से कैश निकाला, तो ये बताओ कैश पर क्या प्रभाव पड़ा? कैश कम हो गया। और पर्सनल यूज के लिए निकाला तो उसकी कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ा? कैपिटल कम हो गई। जब एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो कैपिटल बढ़ जाती है। जब ड्राइंग करते हैं या पर्सनल यूज लिखा हो तो इसका मतलब कैपिटल कम हो जाती है। तो भाई पर्सनल यूज का मतलब है ड्राइंग और ड्राइंग का मतलब है कैपिटल का कम होना। तो एक तो पक्ष पता लग गया कि कैपिटल कम होगी, दूसरा क्योंकि कैश विड्रॉ किया है तो कैश भी कम होगा। यानी इसको एक बार तो कैश में से माइनस कर देना, और दूसरा इसका ट्रीटमेंट होगा कि इसे कैपिटल में से माइनस कर दूंगा 10,000। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल पूछते हैं, हिंट दे के पूछ रहा हूं। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। इसका मतलब व्यापार के पैसे खर्च करके मैं अपने घर का रेफ्रिजरेटर खरीद लाया। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब घर के इस्तेमाल के लिए फ्रिज खरीदा और पैसे निकाल के बिजनेस से दे दिए। सेम ट्रीटमेंट होगा। मैंने बाजार जाके रेफ्रिजरेटर खरीदा तो रेफ्रिजरेटर को भूल जाओ, ये मेरे काम का नहीं है। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज में मेरे काम का ये है ड्राइंग। जहां पर्सनल यूज मिल जाए तो पहली चीज तो हो गई ड्राइंग, और ड्राइंग का मतलब है कि भाई कैपिटल तो अब भी घटेगी। अब दूसरी बात यह कि निकाला क्या बिजनेस में से, यहां तो साफ दिख रहा था कि कैश निकाला, यहां लिख रहा है बॉट रेफ्रिजरेटर, तो भैया रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए क्या निकाला होगा? कैश ही निकाला होगा। तो बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, तो इसका मतलब पर्सनल यूज का ट्रीटमेंट तो फिक्स्ड है, कैपिटल घटेगी घटेगी। अब देखना ये होगा निकाला क्या, तो बॉट रेफ्रिजरेटर से मुझे समझना पड़ेगा कि इसमें कैश निकाला, तो इसका ट्रीटमेंट वही होगा कैश -5,000 और कैपिटल -5,000। तो हालांकि यहां रेफ्रिजरेटर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तीसरा, ये भी ड्राइंग थी, ये भी ड्राइंग थी। अब तीसरी ट्रांजैक्शन सुनना, वो ड्राइंग नहीं होती। अगर मैं ये लिख देता बॉट
रेफ्रिजरेटर फॉर बिजनेस यूज ₹5,000। दरअसल पर्सनल यूज तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन बिजनेस यूज ये किसी काम की नहीं होती। अब मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। दरअसल अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन लेते हैं वो सब बिजनेस यूज ही होती हैं, उन सब में बिजनेस यूज होता ही होता है। तो लिख देने से फर्क क्या पड़ गया? इसका मतलब ये लाइन छोड़ दो और आपके काम का हो गया बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर 5,000। यानी पर्सनल यूज हो तो ड्राइंग लगा दो, बिजनेस यूज हो तो उसको हटा दो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? बॉट रेफ्रिजरेटर। अब बॉट रेफ्रिजरेटर के लिए एक तो आपने कैश दिया होगा, तो मैं कैश में माइनस करता 5,000, और दूसरा एसेट्स के अंदर रेफ्रिजरेटर का एक कॉलम बना देता और उसमें 5,000 प्लस कर देता। ठीक है। धीरे धीरे आप जब अपने माइंड को, ब्रेन को चैलेंज करोगे कि सर ये क्या कठिनाई है, समझ नहीं आ रही, तो पहली बार ये दस्तक देंगी, वापिस आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा, दूसरी बार ये घुस जाएंगी अंदर। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज तो बस बेटे मैंने आपसे कठिन कठिन ट्रांजैक्शन की लड़ी लगानी है। आज तो आप कुछ भी मुझसे आसान उम्मीद मत करना। अच्छा सर, अगली टर्म लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटे एक तो था हमारे पास ऑनर और एक था हमारे पास बिजनेस। ऑनर ने बिजनेस को दी कैपिटल। जैसे कि मान लो आपने पैसा बैंक में जमा कराया हो, तो आप बैंक से कहते हो कि लाओ भाई इसका ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। ऐसे ही ऑनर ने क्योंकि पैसा बिजनेस में डिपॉजिट किया था, तो वो बिजनेस से कहता है कि लाइए भाई इसका इंटरेस्ट दीजिए। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल की ट्रांजैक्शन तो आपने बहुत कर रखी है। टीचर आपसे पूछेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो भाई बिजनेस के ऊपर तो ब्याज का खर्चा आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दरअसल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not paid in cash. Instead, it is added with the amount of capital. अब मान लीजिए ऑनर ने कैपिटल दी थी 1 लाख। ऑनर ने कैपिटल दी थी 1 लाख और ऑनर बिजनेस से कहता है कि आपको इस पर 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 1 लाख का 12% निकालो, ये हुआ 12,000 रुपए। तो अब बिजनेस क्या कह रहा है? बिजनेस कह रहा है कि देखो जी, हम ये 12,000 का इंटरेस्ट देंगे और ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है। याद करके बताओ एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है?
एक्सपेंस जितने भी होते हैं ना वो कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर नफा नुकसान किसका है? ऑनर का। अब मैंने ऑनर से ही ये खर्चा काटना है, तो मैं ऑनर के अंदर माइनस कर दूंगा कैपिटल में। ठीक है। और बिजनेस कहता है ऑनर को कि जी 12,000 रुपए का जो ब्याज बनता है ना, मैं इसके पैसे आपको कैश में नहीं दूंगा, आपके 1,00,000 रुपए के साथ ही जोड़ दूंगा। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो कैपिटल में ही जुड़ जाएगा और कैपिटल में ही माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, और प्लस इसलिए होगा कि बिजनेस कह रहा है मालिक को कि जैसे मैंने तुम्हारे 1,00,000 देने हैं, ये पैसे भी जोड़ लो, ये भी दे दूंगा। तो यानी इसका अल्टीमेटली कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए बेटे वो आपसे पूछते हैं एग्जाम में, जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मुझे एंट्री करके बताओ। समझ में आया? ठीक है सर, समझ में तो नहीं आया, लेकिन हमने फिर भी इसको हिम्मत कर ली कि क्यों ना इसको रट लिया जाए। मैंने कहा ठीक है, रट लीजिए। इसी का ऑपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस बेटे बस, खत्म। अब कोई ज्यादा कठिन ट्रांजैक्शंस बची नहीं है। तुमने पहाड़ की चोटी चढ़ ली। समझ में आया? जितना पहाड़ चढ़ना था आप समझ लो कि आपने सारा का सारा पहाड़ चढ़ लिया, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए घबराओ मत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जस्ट ऑपोजिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर ऑपोजिट कैसे है? अब बेटे अब की बार बिजनेस दादागिरी कर रहा है। बिजनेस कह रहा है ऑनर से कि आपने हमारे से अमाउंट विड्रॉ किया है। ड्राइंग का मतलब होता है कि अब ऑनर ने पैसा निकाला है। तो भाई बिजनेस कहता है कि जब आप हमें पैसा देते हो तो आप हमसे ब्याज मांगते हो। अब की बार जो पैसा आपने हमसे लिया उस पर आपको हमें ब्याज देना चाहिए। तो भाई ये जो होगी ये हमारी बन जाएगी इनकम। ठीक है। और ऑनर भी कहता है कि ठीक है भैया, जब मैंने तुमसे ब्याज मांगा था तो तुमने मुझे कौन सा पैसे दे दिए थे, अब मैंने तुम्हें ब्याज देना है तो मेरे खाते में ही काट लो। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रभाव फिर से वही पड़ने वाला है। एक बार तो ये कैपिटल के अंदर माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। और एक बार इसकी पेमेंट ऑनर देगा नहीं, कहेगा भैया मेरे खाते में पैसे पड़े हैं वहीं से काट लो। और एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहीं पर माइनस हो जाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि अल्टीमेटली इसका इफेक्ट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि ऐसा है कि अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपने कर ली, अब आपका दिमाग का रेडिएटर कुछ कुछ गर्म हो रहा है, तो क्यों ना मैं आपको एक आधा क्वेश्चन करवा दूं। और कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए मैं यही देख रहा हूं। बाकी मेरे पास सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और मैं ऐसा करता हूं, आपको क्वेश्चन करवाता हूं। सबसे पहले मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पॉइंट में आपको दिक्कत आई होगी, तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, टी.एस. गरेवाल, पेज नंबर 5.17। तो जरा इसका फॉर्मेट बना लें।
एक कॉलम में तो बनेंगी ट्रांजैक्शंस, एक में तो बनाएंगे हम ट्रांजैक्शंस, एक में हम बनाएंगे एसेट्स और एक में हम बनाएंगे लाइबिलिटीज। जल्दी से ड्रॉ कीजिए। नंबर 1 ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कोई बात नहीं, बनाइए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो बहुत आसान ट्रांजैक्शन होती है, एक बार तो बिजनेस का कैश बढ़ गया और एक बार बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई। ये लीजिए। तो यानी पहली ट्रांजैक्शन तो होती है सबसे ज्यादा आसान। न्यू इक्वेशन, कैश 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। चाहे तो बेटे आप इसे एक ही ट्रांजैक्शन में डील कर लो, और अगर आपको डर लग रहा हो तो इसे दो में डील कर लो। एक बार परचेज गुड्स फॉर कैश ले लो, एक बार परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ले लो। ठीक है, तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। सबसे पहले लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो मैंने आपको बताया था कि गुड्स के लिए एक आइटम बनाना स्टॉक। तो भाई स्टॉक में जोड़ दो 20,000, और क्योंकि आपने कैश में खरीदा है तो भाई कैश में से माइनस कर दो 20,000। फिर है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट 30,000। तो फिर से आपने गुड्स खरीदे हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा 30,000। और क्योंकि आपने क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदे हैं तो इसके पैसे अभी देने बाकी हैं, तो लाइबिलिटी में कॉलम बनेगा क्रेडिटर। क्रेडिट में एक कॉलम बना दो क्रेडिटर, क्रेडिटर के अंदर जोड़ दो प्लस 30,000। ये पैसे अभी हमें देने हैं। तो यानी इससे प्रभाव क्या पड़ा, इससे प्रभाव पड़ा कि मेरा कैश हो गया 80,000 का, स्टॉक हो गया 50,000 का, कैपिटल हो गई 1 लाख की। क्रेडिटर्स का मतलब जिन्हें मैंने पैसा देना है, जिन्हें पैसा देना है वो क्रेडिटर है, जिनसे लेना है वो डेटर है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो। डेटर मतलब जब हम सेल करते हैं, उधार सेल करते हैं तो डेटर बनते हैं, और जब हम उधार परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बनते हैं। चलो ये मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब आप इसे भी चाहे दो पार्ट में डील कर लो चाहे सिंगल डील कर लो। सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कैश ऑन क्रेडिट। दोनों का प्रभाव दिखा सकूं इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया। कैश में जो सामान बेचा था इसकी कॉस्ट थी 10,000, और उधार पे जो सामान बेचा था इसकी कॉस्ट थी 15,000। अब देखो बेटे,
10,000 का सामान बेचा तो भाई स्टॉक में से 10,000 रुपए कम कर दिए। प्रॉफिट लिया 20%, तो किसका 20%? 10,000 का 20%। अब आपका गणित कैसा है, लगाओ 10,000 का 20%, ये बनता है 2,000। तो आपको मुनाफा हुआ कितना? 2,000। 10,000 का सामान 2,000 के मुनाफे में बेचा तो पैसा बन गया 12,000। ठीक है ना? तो 12,000 अपनी कैश में जोड़ लो। अब आप इसका करके दिखाइए मुझे कि आप कैसे करेंगे। बताइए जी। सोल्ड गुड्स, अब बच्चे कह रहे हैं सर 15,000 का सामान बेचा है तो 15,000 तो पहले यहां से कम कर दो। प्रॉफिट है 15,000 का 20%, तो ये हुआ 3,000, तो इसका मतलब 3,000 रुपीज तो प्रॉफिट में ऐड कर दो। 15 की चीज 3,000 मुनाफे पर बिकती है तो मतलब 18,000। अब क्योंकि पैसे मिले नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा डेटर, तो डेटर में डाल दो सर 18,000। अब आप इसको चेक कीजिए। अब मेरे पास न्यू इक्वेशन बनेगी, तो न्यू इक्वेशन में कैश आएगा 92,000 और स्टॉक 25 से कम हो जाएगा तो स्टॉक बचा मेरे पास 25,000। पैसे लेने हैं 18,000 और कैपिटल आ गई 1,05,000 और क्रेडिटर हो गया मेरे पास 30,000। ये मेरी इक्वेशन बन गई। आप चाहें तो इसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट हमसे मांगी नहीं गई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे ट्रांजैक्शन एसेट कैपिटल और लाइबिलिटी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो मुझे पता है कि बच्चे इसमें तो कोई गलती करने नहीं वाले। वो कह रहे कि सर 70,000 यहां जोड़ दो और कैपिटल में 70,000 जोड़ दो। उसके बाद लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। बताइए। बच्चे कह रहे हैं अब इसके अंदर तो स्टॉक का कॉलम एक बना दो। मैंने कहा लो, स्टॉक का कॉलम बनाया 18,000 और क्योंकि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है तो इसमें एक कॉलम बन जाएगा क्रेडिटर्स 18,000।
ये क्रेडिटर का कॉलम बन जाएगा 18,000। दरअसल मैं तीसरी ट्रांजैक्शन के लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं और यहां लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। इसका मतलब 18,000 रुपए देने थे, लेकिन हमने 17,500 में पूरा हिसाब कर दिया। तो पेमेंट एक्चुअली में कितने की हुई, कितना कैश गया? 17,500 का कैश गया। तो भाई कैश में माइनस होगा 17,500। और क्योंकि मैंने फुल सेटलमेंट कर दिया है, इसका मतलब लाइबिलिटी पूरी की पूरी खत्म कर दो। और इसका मतलब यह कि 18,000 का कर्जा मैंने 17,500 रुपए देके भुगता दिया, तो इसमें मुझे कितना फायदा हुआ? 500 रुपए का मेरे को फायदा हो गया, तो वो यहां पर जोड़ दो। ठीक है, तो मैंने टोटलिंग की नहीं है, आप इसमें टोटलिंग कर देना और इस क्वेश्चन को भी पूरा कर देना। और मैं बार बार ना इज इक्वल टू का साइन लगाना भूल जाता हूं, पता नहीं मेरी आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं इसे याद ही नहीं रहता। तो कैश था 70,000, 17,500 माइनस करना है इसमें से, तो ये हुआ 52,500, ये हुआ 18,000, ये हुआ 70,500 और ये हो गया 0। इसके बाद क्वेश्चन आप आगे पूरा कर लेना। मशीनरी खरीदने को कह रहा है और मशीनरी को डेप्रिशिएट करने को कह रहा है। डेप्रिशिएट मशीनरी याद है, एक बार मशीनरी में से माइनस होगा और एक बार कैपिटल में से माइनस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैंने कहा जरा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिक्कत पक्का आने वाली है। तो समय कम है, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इधर उधर नहीं देखते हुए सीधा ड्रॉ करेंगे। एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, ट्रांजैक्शंस। तो पहली ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद, अब मैं डैश 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 डाल रहा हूं क्योंकि मुझे ये टाइम बचाना है। बच्चे पूछ रहे हैं सर सवाल ऐसे बनाया करें या घुमा के बनाया करें, तो मैंने कहा बेटे घुमा के बनाया करो। दरअसल आज की क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस कराऊं। अब लेकिन होता ही है कि थ्योरी का कंसेप्ट जब समझाया जाता है तो बच्चा बहुत घबराता है, तो मैंने कहा चलो बीच में 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसा है जो कि आपको घुमा के बनाना है, बाकी सब सीधे ही बनेंगे। हाँ, घर जाके इस क्वेश्चन को दोबारा करना तो रजिस्टर घुमा के बनाना। अभी तो पूरा हो नहीं पाएगा, बस मैं समझाऊंगा। तो बिजनेस शुरू किया, क्या क्या लगाया? एक तो कैश लगाया, तो पहला कॉलम बना लो कैश, 1,50,000। गुड्स, गुड्स की जगह आप स्टॉक लिख सकते हो, गुड्स भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
यहां लिखो 60,000। जो जो बिजनेस में लगाया है सब एसेट्स बनता जाएगा। मशीनरी, मशीनरी 1,00,000, जगह कम है ना इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा नीचे करके। फर्नीचर 50,000। ऐसा नहीं है कि हमेशा बिजनेस कैश लगा के शुरू होगा, जो भी वो लगाता है वो सब एसेट्स में डाल दो। तो इन सब को जोड़ दो, 1,50 जमा 60, 2,10 जमा 1,00,000, 3,10 जमा 50। इन सब का टोटल मिलके इसकी कैपिटल बन गई। जो भी आपने बिजनेस को दिया है वो सारा मिला करके बिजनेस कहता है मैं आपको वापस करूंगा। तो बिजनेस ने आपको कितना देना है, इन सब का टोटल करके देना है। और ये मैंने डॉट 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 लिखा, आप एग्जाम में डॉट 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 मत कर देना। इसके बाद में आप न्यू इक्वेशन निकाल देना, इज इक्वल टू यहां लगा देना, मैं भूल जाता हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन उसके बाद वाली है, वो कह रहा है कि सोल्ड 1/3 गुड्स, सोल्ड 1/3 गुड्स at a profit of 10% on cost. Half payment is received in cash. Half payment is received in cash. पहले तो गुड्स का 1/3 करो, तो गुड्स थे 60,000, इसका 1/3 किया 20,000। इसका मतलब सामान 20,000 का सामान था और हमने उस पे मुनाफा लगाया 10%। तो भाई इसका 10% मुनाफा हो गया 2,000 और ये बन गया 22,000। अब इस 22,000 में से आधा मतलब 11,000 तो आपको कैश में मिल गया और बाकी 11,000 जो बैलेंस था वो उधार में गया, मतलब इसके पैसे बाद में मिलेंगे। तो ये दोनों इसके बराबर हैं, तो हम ट्रीटमेंट करना शुरू करें। यानी सामान गया 20,000 का, तो भाई स्टॉक में से माइनस किया 20, इसका ट्रीटमेंट कर दिया। स्टॉक गया 20,000 रुपए का, तो मैंने माइनस कर दिया स्टॉक में से 20,000। मुनाफा मिला 2,000, तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं, 2,000 का मुनाफा ऐड कर दिया, ये हो गया। अब बना 22,000, 22,000 में से कैश मिला 11, तो भाई ये कैश में जोड़ दिया। और जो पैसे भविष्य में मिलने हैं इसको बोलते हैं डेटर, और जो पैसे देने होते हैं उसे बोलते हैं क्रेडिटर। तो ये मेरा डेटर है, तो इसमें एक कॉलम और बन गया नया डेटर। तो भाई डेटर के अंदर 11,000 जुड़ जाएंगे। अब जगह कम पड़ गई, तो ये दरअसल डेटर वाले 11,000 जोड़ दिए। उसके बाद कह रहे डेप्रिसिएशन लगा देना मशीनरी पर, वो सिंपल है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वो भी सिंपल है, कैश में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। और फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटे मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटल में ही जुड़ेगा और कैपिटल में ही माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही जुड़ता है और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है। 10,000 रुपए की ड्राइंग की गई है, उसका 5%, तो 10,000 का 5% बनता है 500 रुपए।
ठीक है, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे, जहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 10,000 रुपए की ड्राइंग है जिसपे 5% का ब्याज लगाना है, तो ये बन गया 500 रुपए। तो एक बार 500 रुपए कैपिटल में जोड़ दोगे और एक बार 500 रुपए कैपिटल में घटा दोगे। यही ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी होता है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन नंबर 6 कह रहा है कि आपने सेल की गुप्ता को और उससे आपने बीआर प्राप्त कर लिया। बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल मैं आपको अभी समझा नहीं सकता कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। इस पर हमारे पास अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो एक कंप्लीट चैप्टर आएगा। मैं बता देता हूं कौन सा चैप्टर आएगा हमारे पास। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वहीं पर हम आपको समझाएंगे बीआर क्या होता है। ठीक है, तो बीआर दरअसल एक एसेट में कॉलम बन जाएगा। गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड बीआर फॉर द सेम। तो बेटे इसमें डेटर में माइनस हो जाएगा और बीआर में प्लस हो जाएगा। डेटर में माइनस हो जाएगा और बीआर में प्लस हो जाएगा। और रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बीआर। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बीआर। तो ये एक बार कैश में प्लस हो जाएगा और बीआर में माइनस हो जाएगा। अब क्या है, समय कम था तो मैंने आपको ढंग से करवाया नहीं है, तो आप स्टार्टिंग से करते हुए आना। स्टार्टिंग से करते हुए आना इसका मतलब यह है कि मैंने आपको शायद पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक होमवर्क दिए थे। ठीक है, अब आप 10 के आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपको होमवर्क मैंने बढ़ा दिया है। अब आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 5.18 टू 5.19। आप इनको बनाइएगा और फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स आएगी वो हम लेंगे। बात समझ में आई? हाँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बन सकेगा बनाइएगा। फिर हम एक आधी क्लास और रख लेंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे और फिर हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट बचता है वो करवाएंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।